हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हमने पढ़ा था यहाँ तक के कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, और होने भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो चुने जाने का अधिकार रखता है। अगर जो कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उसे चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, वोट पाने का अधिकार है। अगर जो कार्य करता है, कहने का आशय यह है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव में कोई पक्षपात नहीं होगा। अगर जो एक ही दल होगा और एक ही दल को चुनाव में जीतने दिया जाएगा और उसे ही स्वतंत्रता सारी मिलेगी, अन्य को नहीं मिलेगी, तो ये क्या कहा जाएगा, इसमें लोकतंत्र दिखेगा ही नहीं। वो तो केवल एक ही व्यक्ति की सरकार हो जाएगी। तो जब विकल्प होंगे ही नहीं तो लोकतंत्र कहाँ रह गया। तो कई दल होंगे, कई दलों में कम से कम 2 दल तो होंगे ही, 2 दलीय प्रणाली होती है। तो उसमें और या फिर जो प्रतिनिधि होते हैं वो कई प्रतिनिधि होते हैं क्षेत्र के लिए, और उनको चुने जाने के लिए जनता को अधिकार होता है। अब हम समझते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अब ये होता है कि कभी कभी क्या होता था, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से वंचित करने का उदाहरण बहुत कम ही मिलता। अब मतलब यूँ कहा जाए कि अब व्यक्ति को मत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। लेकिन पहले की स्थितियाँ कुछ अन्य थी। पहले की स्थितियों में यह था, कुछ कभी स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, कुछ निम्न वर्ग के व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, या फिर कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों से अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। या फिर यूँ कहा जाए कि प्राचीन समय में जो दास वर्ग के लोग होते थे, जो गुलाम वर्ग के होते थे लोग, उन्हें भी मत देने को कोई अधिकार नहीं था, मताधिकार नहीं था। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सऊदी अरब में 2015 में, एकदम 1 दशक पुरानी बात है, 10 साल पुरानी ही बात है, कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकों के नियम कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक समाज को मतदान का अधिकार हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़े, मतलब अधिकार हासिल करने में बड़ी मुश्किल हो उन्हें, समाज में मतदान का अधिकार पाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और बड़ी समस्याएं वो झेलते थे। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा था। मतलब जो भारतीय मूल के लोग वहाँ हैं फिजी में, वो फिजी के जो मूल लोग हैं, उनके फिजी के लोगों का वोट का मूल्य भारतीयों के वोट के मूल्य से ज़्यादा होता था। ये भेदभाव वहाँ पर ज़्यादा है इस वक्त, यूँ कहा जाए तो। लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र को तीसरी विशेषता यह जान सकते हैं कि लोकतंत्र में हर एक, और तीसरी विशेषता क्या है, लोकतंत्र में हर एक वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के वोट का मूल्य ज़्यादा है और किसी के वोट का मूल्य कम है। अब यहाँ पर एक कार्टून कोने के द्वारा समझाया गया है हमें कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था, यही मुझे पसंद था। ये एक व्यक्ति बता रहा है यहाँ पर कि वो भी क्या दिन थे कि जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था। मतलब इसको एक विशेषाधिकार मिला हुआ था कुछ समय पहले। लेकिन जैसे इसमें ये बताया गया है कि यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन में उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों में से संबंधित है, कि जब सद्दाम हुसैन वहाँ का इराक में था, तो वहाँ की स्थिति बताई गई है कि वो ये सोच रहा है कि जैसे देखिए कि वो भी क्या दिन थे कि जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था। अब यहाँ पर उन्हें जेल में बंद दिखाया गया है, किसको, सद्दाम को। और यहाँ के कार्टूनिस्ट
यह कहना चाहता था कि इस कार्टून के संदेश द्वारा हम अध्याय में पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। पहले जो कार्टून था और अब के कार्टून में क्या समानता, क्या विभिन्नता है, इसमें बताया गया। अब आते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज क्या है, चलिए समझते हैं। जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। कब उसको मुक्ति कब मिली? बहुत ही मतलब भारत के बाद। भारत को 1947 में मिलती है, लेकिन इसको 1980 में मिलती है। उसके बाद देश में जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की। अब देखिए, जो स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई करेगा उसी दल की ही सरकार रहेगी। जैसे यहाँ पर कांग्रेस का था तो कांग्रेस की सरकार रही। जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद ही से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और यदा जानू पीएफ ही दल जीतता था। मतलब जब से आज़ादी मिली तब से जानू पीएफ जो दल है वही जीतता रहता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। मतलब लोकप्रियता तो थी ही थी, लेकिन वो तरीके भी जीतने के लिए गलत तरीके अपना लेते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की। अब क्या कर रही सरकार? धीरे धीरे अब जितने सरकार के अधिकारों की वृद्धि होगी उतना ही क्या होगा, जनता को क्या होगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। उसकी जवाबदेही को कोई कम कर दिया। मतलब अधिकार बढ़ा दिए गए, लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही जो है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं, अधिकारों को बढ़ाया जा रहा है और इसको कम किया जा रहा है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। जो विपक्ष में होते थे उनको परेशान किया जाता था। उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना का अधिकार को सीमित करता था। मतलब राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की जा सकती थी। टेलीविज़न और रेडियो पर भी क्या था, सरकारी नियंत्रण था। देखिए यहाँ पर जब नियंत्रण स्थापित कर देंगे तो जनता तक सरकार के विरोध में कोई बात जाएगी नहीं। यही मेन चीज़ होता है। यह जो लोकतंत्र का इसे चौथा स्तंभ बोला जाता है, टेलीविज़न, रेडियो, ये समाचार एजेंसियों को, और इस पर ही नियंत्रण कर लिया जाए तो समझ लीजिए वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे डगमगाएगी, है ना। अब क्या हुआ, होता क्या है, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित किए जाते थे। मतलब उन पर अधिकार कर लिया गया, और जब शासक वर्ग के विचार जब प्रसारित किए जाएंगे तो उसमें सरकार की नीतियों की क्या कही जाएगी, बताई जाएगी, अच्छाई दिखाई जाएगी, गड़बड़ियाँ दिखाई ही नहीं जाएंगी। गड़बड़ियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। अखबार स्वतंत्र थे, पर वे सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकारों ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसके जजों पर दबाव डाला। और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। कब? 2017 में। जिम्बाब्वे एक उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। मतलब जो जरूरी नहीं कि लोकप्रिय नेता हो तो वो अलोकतांत्रिक कार्य ना करें। जैसे कई नेता होते हैं जो प्रिय भी होते हैं, और तभी भी वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि वो अपनी सत्ता को बरकरार रख सके और अपने अधिकारों को बढ़ा सके। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह भी हो सकते हैं। जैसे लोकप्रिय जो हिटलर और मुसोलिनी थे, ये लोकप्रिय भी थे, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे, जनता उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करती थी। और वो क्या थे? तानाशाह भी थे। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए कि चुनाव के पहले क्या स्थितियां थी और चुनाव के बाद की क्या स्थितियां हैं। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों
के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को क्या करना चाहिए, नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें। सरकार को क्या चाहिए, नागरिकों के कुछ बुनियादी जो अधिकार हैं उनका आदर करें, उनको सोचने के लिए, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता दी जाए। किनको, जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्हें। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए और कानून कैसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वयं न्यायपालिका को करनी चाहिए। अब ये अधिकार जो दिए जाएंगे वो कौन रक्षक इनका कौन होगा, न्यायपालिका होगा। इसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम आगे विस्तार से इस अध्याय में आगे पढ़ा जाएगा। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। पहले की स्थिति में हमने देखा कि क्या क्या होना चाहिए, कि कुछ बुनियादी अधिकार दे दिया जाए, उनको सोचने की आज़ादी हो, अपनी राय बनाने की आज़ादी हो, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त कर सकें, वो लोग संगठन बना सकें, विरोध कर सकें और अन्य जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं। ये चुनाव के पहले की स्थिति। अब चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी। एक लोकतंत्र सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उससे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख जो अल्पमत में दूसरा जो दल है, यूँ कहा जाए जो दूसरे दल हैं जो अल्पमत में आए हैं, उनकी भी कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं और संविधान द्वारा और ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि ये स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। और इसके बारे में हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे, अध्याय 4 में। इस प्रकार लोकतंत्र की चौथी विशेषता क्या हो गई, और चौथी और अंतिम विशेषता को हम क्या कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। क्या होता है इनका कार्य, कहाँ तक सीमित रहेगा, एक लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करेगी। अब परिभाषा का सारांश क्या होता है कि क्या है, अगर हम इतनी देर से लोकतंत्र की विशेषताएं समझ रहे हैं तो इसका पूरा सार क्या होगा। आइए अब तक की हुई चर्चाओं को समेटें। हमने लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। कैसा होता है, जिसमें शासकों का चुनाव क्या कर रहे हैं, लोग कर। तो सारांश रूप में हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है लोकतंत्र। हमने यह पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा क्या है, पूर्ण नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। अनेक उदाहरणों द्वारा हम इसके शासन के तरीकों की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है और इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें पहली विशेषता, लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। पहली चीज़ क्या होगा, पहली लाइन क्या है, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है वे चाहे तो मौजूदा शासकों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता है यह है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। सभी को, कोई भी आम व्यक्ति जो है चुनाव में भाग ले सकता है, भागीदारी कर सकता है, वो भी चुना जा सकता है। जैसे आप देखते हैं विधायक की दावेदारी के लिए कई लोग चुनाव में खड़े होते हैं, तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अब जिसे मत मिलेगा, बहुमत मिलेगा, वही विजयी होगा। और यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। फिर ये चौथी विशेषता यह है कि इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय किए गए बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ये नहीं कि अपने नियम कानून बनाने लगते हैं, अपने हिसाब से जो करने लगेगी तो वो लोकतांत्रिक नहीं, वो तो तानाशाही सरकार बन जाएगी जो अपने लिए कार्य करेगी।
है ना, और नागरिकों के अधिकारों को भी ध्यान में रखेगी। अब इसमें थोड़ा सा एक देख लेते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है। इसमें कार्टून में कहा गया है चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया गया है। इस पर कार्टून में इस पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक बड़ी घटना को याद दिलाती है। देखिए, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति चीन की दिखाई गई है। याहू, गूगल और ये नेट सेवाएं बंद हैं, और एक छात्र दिखाया गया है। और यहाँ पर देख क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हथियारबंद हैं, यानी कि अगर जो आप इधर जाएंगे तो ये क्या है, हथियारों के नीचे। इसकी स्थिति को समझिए कि यहाँ पर एक आम व्यक्ति है, और ये आम व्यक्ति इनमें अगर झांकने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा, है ना। अब आते हैं हम, देखिए, लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को समझना है। और क्या है, भूटान के नरेश ने घोषणा की आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो क्या होगा, कानून का शासन होगा। जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, जो शासक तो हैं वो, लेकिन वो किस पे काम करेंगे, चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दी गई सलाह के हिसाब से ही कार्य करा जाएगा। अब भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों की श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो क्या हो, अधिकारों का ये किससे, कौन सी विशेषताएं, कौन से अधिकारों का सम्मान, और यहाँ पर क्या हुआ, अधिकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है ना। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी गई। एक व्यक्ति एक वोट एक मत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बिहार विधानसभा भंग करके असावधानी ठहराया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। फिर आते हैं, बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टियों इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे, चुने हुए नेताओं के प्रमुख फैसले करना। अब ये हमारी इनका मेल उन विशेषताओं से करना है। तो पहले क्या होगा कि कानून का शासन क्या होगा, कानून का शासन ये होगा कि इसमें मेल दिया गया है। यहाँ अधिकारों की बात कही गई है, यहाँ पर कानून द्वारा शासन की बात कही गई, यहाँ पर वोट के बारे में बात करी जा रही है ना। और यहाँ पर क्या हो, न्यायालय को ने क्या किया, भंग कर दिया, असावधानी घोषित कर दिया है विधानसभा को। अब आता है लोकतंत्र ही क्यों आखिर लोकतंत्र। भाई, तानाशाही हो सकती है सरकार और राजशाही तंत्र हो सकता है, आखिर लोकतंत्र ही क्यों, प्रश्न उठता है, लोकतंत्र क्यों। मैडम, लिंग 2 की कक्षा में बहस शुरू हो गई। और जैसे आपने पहले पढ़ा कि लिंग 2 मैडम इस बारे में डिस्कस कर रही थी छात्रों से। तो छात्र एक एक करके अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो इसमें बहस शुरू हो जाती कक्षा में। तो इसमें लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा होना शुरू हो जाती है। अब इसमें एक छात्र कहता है कि योलांदा कहता है, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह पर लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी इसे अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तो उसमें तांगकीनी बोलती है, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? मतलब मैडम ने कहा था, ऐसा नहीं कि जैसे सब लोग मान रहे हैं तो क्या हम भी उसे मान लें, ऐसा नहीं। उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, उसके कुछ पक्ष में होना चाहिए, तो कुछ तर्क पक्ष में दिए जाएँ, कुछ विपक्ष में दिए जाएँ, तो उसमें एक जो मूल निर्णय निकल के आए उसे मानना चाहिए। जेनी ने कहा, हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र
है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। अब जेनी की को लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रही कि इतना सब होने के बावजूद लोकतंत्र तो इतने दिनों से है, लेकिन क्या हुआ, गरीबी अभी भी इतनी ज़्यादा है। तो रेबियांग कहता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है, हमारे देश क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है। वो कह रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र गरीबी के कारण है। गरीबी के तो और भी कई कारण हो सकते हैं, और कई कारण क्या, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर भी लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी, या फिर भी लोकतंत्र होने के बावजूद गरीबी है, ऐसा तो है नहीं। अब जेनी फिर से कहती है, जेनी जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इस शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में लड़ते हैं और देश की परवाह किसे है। सभी मतलब कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है। देखिए, कभी कभी स्थिरता हो जाती है, सरकार बार बार गिरती रहती है, कुछ दिन उनकी सरकार गिरी, और जो राजनीतिक प्रतिनिधि होती हैं, विधायक होते हैं, सांसद, उनकी खरीद फरोख्त होना शुरू हो जाती है। भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है, और बिना मतलब का दिखावा करते रहते हैं, और कार्य जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो पाता, और आपस में ये लड़ते रहते हैं और देश के लिए नहीं सोचते हैं। जेनी ने ये तर्क दिया, और कहीं ना कहीं वो कुछ सोच के ही, यही सब सोच के ही ऐसा तर्क दी होगी। अब पाइमोन कहता है, तो फिर इसकी जगह पर कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? ये कह रहा है, अगर ऐसा, भाई ये तो सही है, लेकिन अगर जो तुम ऐसा सोच रही हो तो इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन, उपाय बताओ। तो रोज बताता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। अब देखिए, ये किधर इशारा जा रहा है, ये जा रहा है तानाशाह की तरफ। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये ऐसी बात बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस तानाशाही शासन की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है, और क्या ऐसा संभव होगा, तो क्या ये लोकतंत्र अगर जो नहीं होगा तो नागरिकों को क्या अधिकार मिल पाएंगे? अब कोई पीछे से चिल्लाता है, इसी को तो तानाशाही कहते हैं। देखिए, हमने बताया था, तो वही बात आ रही है कि पीछे से कोई कह रहा था। दो ही कहता, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अब उसने भी बहुत बड़ी बात कह दी कि भैया, अगर जो वो खुद ही अपने लिए करने लगा, अपने परिवार के लिए करने लगे, खूब संपत्ति बटोर के रख ले और भाग जाए और खुद भी भ्रष्ट हो जाए, तब क्या होगा? तो रोज कह रहा है, मैंने सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता के बारे में, मतलब रोज कह रही कि मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता के बारे में। दो ही कहता, ठीक या ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। मतलब तानाशाही एक होता है निरंकुश तानाशाही, अब एक आदर्श तानाशाही आ गई, तो आदर्श तानाशाही में भी ऐसी हो गई। हमें आदर्श की तुलना में आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना में वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। यह होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सब कुछ जो मिलती भी हैं वो गड़बड़ मिलती हैं, और आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। जब एक बार ये काबिज हो जाते तो हटा भी नहीं सकते आप, है ना? तो फिर स्थिति क्या हो जाती है? फिर स्थिति क्या हो जाएगी? चीन जैसी हो जाएगी, या फिर साउथ कोरिया जैसी हो जाएगी, जहाँ पर नहीं, नॉर्थ कोरिया जैसी स्थिति हो जाएगी, जहाँ एक तानाशाह बड़े लंबे समय तक काबिज और पूरी स्थिति को अपने ही कंट्रोल में कर रखा हुआ है। क्या वहाँ की स्थिति अच्छी है? क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति आप जान भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर मीडिया, प्रेस पे, सब पे प्रतिबंध है। अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको पता नहीं चल सकता। कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित ही आपको बुरा लगता। क्या, एक मिनट, हाँ, मैडम लिंगदोह इस चर्चा की पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। मैडम लिंगदोह इस चर्चा को बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी, और अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बात पर बहस में लगे थे कि यह देखकर मुझे खुशी हुई। मैम कह रही हैं कि ये तुम लोगों ने इतना अच्छा इस पर डिबेट किया, ये देख कर मुझे बहुत खुशी हुई।
मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी इस चर्चा में आपको बात करने की सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसे उस देश क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है? मतलब जिस तरह आप विचार विमर्श कर रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, कोई तानाशाही को, तो अगर जो आप ऐसे जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा तो अगर जो उस वहाँ की सिस्टम जो है, जो वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ पे अगर जो आप आलोचना करेंगे तो आपको दंडित भी किया जा सकता है, वहाँ पर सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, आपको कुछ बातें आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ बुरी लग रही हैं, तो क्या आप उस देश में रह सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क यह है कि नहीं है? लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है? अब देखिए, एक समस्या ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो कुछ ऐसे तर्क हैं। अब कौन कौन से वो तर्क हैं, देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पर हम। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोक इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता है, सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए क्या हो रहा है, कुछ नेता अब इस वर्तमान स्थिति में कुछ नेता क्या कर रहे हैं, अपने आप को संविधान में फेरबदल करके अपने को कुछ समय के लिए उस समय अवधि अपनी शासन की बढ़ा के उस देश के राष्ट्राध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, जिससे कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता न हो और नीतियाँ सही से क्रियान्वित हो सकें। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। अब देखिए, नैतिकता, सारी नैतिकता भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाए। अब देखिए, बहुत सारे कोई भी विधेयक या कानून पे होता तो उसमें बहुत सारी डिबेट चलती, तब जाके कहीं वो कानून पारित होता है। चुने हुए नेताओं के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। अब भाई, जो सोचते हैं कि जैसे हमने पैसा इसमें खर्चा किया है चुनाव में, तो हमको निकालना भी है इसी चुनाव से, तो क्या करते हैं कि इसमें जो भाई वो लगाए हैं वो कहेंगे इसी से निकालना है हमें। तो इसमें क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वो कमाई करेगा जाके, जनता के हित के लिए तो कार्य नहीं करेगा। सामान्य लोगों को पता है नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अब ये भी समस्या है, उनको लोगों को किसी तरह बहला मतलब भीड़ को बहला फुसला के अपना उल्लू सीधा कर लिया जाता है, कुछ पैसे वैसे दे के वोट ले लिया जाता है, बाद में किसी तरह बेवकूफ़ बना दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि बाद में नेता जो है अपना कार्य बनाते रहते हैं। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें कौन कौन से तर्क और हो सकते हैं? आप सोचिए, आप खुद बैठ के सोचिए कि क्या और क्या क्या, जैसे वर्तमान स्थितियों को देखिए या पुरानी स्थितियों को देखिए, देखिए क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, कुछ अच्छे तर्क हैं, क्या अच्छे तर्क हैं और क्या बुरे तर्क हैं। या आप खुद अपने आप से सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या होना नहीं चाहिए था, लोकतंत्र में क्या बदलाव की ज़रूरत है और कौन कौन से अभी खामियाँ हैं लोकतंत्र में, है ना? तो इसको यहीं पे रोकते हैं। आगे की क्लास हम आपको आपकी आगे की क्लास, चलिए इसमें थोड़ा सा और कंप्लीट कर लिया जाए तो फिर हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे क्लास। अब निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी व्यवस्था ऐसी होती है जहाँ पे मतलब कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी में खामियां होती। लेकिन यूँ कहा जाए सबसे बेहतर होता है जो नागरिकों के हित के बारे में बात करी जाए कि उनके लिए क्या बेहतर है, तो उसके लिए लोकतंत्र ही बेहतर है। लोकतंत्र ने हमारे देश या दुनिया में अन्य देशों के में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले लें। इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं और इनके फैसलों में, भाई लोग हैं, लोग गलतियां कर सकते हैं, गलतियां कोई भी कर सकता है। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है
और यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बड़े-बड़े फैसलों और सरकार में कार्यकुशलता पे भी इसका क्या होता है, कुछ जो है बड़े-बड़े फैसले लिए जाते हैं, कार्यकुशलता में दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें आ रही हैं तो वो जो फैसले लिए गए हैं, कोई दूसरी सरकार आती है वो फैसलों को बदल देती है या क्रियान्वयन नहीं करती, तो ये समस्या आती रहती है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो स्वरूप देखते हैं वो सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों का जो विकल्प उपलब्ध है उसमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? अब यहाँ पे सोचने की बात है, क्या लोकतंत्र अन्य से बेहतर है? भई जो तानाशाही व्यवस्था है या राजशाही व्यवस्था है, क्या उनमें से लोकतंत्र बेहतर है? ये एक सोचने का मुद्दा है। अब यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। पक्ष में तर्क को हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अपनी राय दीजिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।